फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, जो कि अप्लाइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर था हमारे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसी अप्लाइड मैकेनिक्स का सेकेंड चैप्टर, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। से जानने से पहले हम जानते हैं फोर्स। नाम आया यहाँ पे फोर्स। दोस्तों, क्या होता है फोर्स? हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? बल। होता क्या है फोर्स? आइए दोस्तों, पहले वो जान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, फोर्स, बल वह एनर्जी है जिससे हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर सकते हैं। बल जो है हमारी वो एनर्जी होती है या वह ऊर्जा है, वह ताकत है जिससे हम किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, किसी मूविंग बॉडी को रोक सकते हैं। तो वो जो एनर्जी लगती है उस बॉडी को मूव कराने में या उसको रोकने में, वही कहलाती है हमारी बल, यानी कि फोर्स। तो आइए दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, अगर हमें इसे मूव कराना है तो हमें इस पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन जो इस पे लग रहा है, ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा। अब ये कैसे मूव करेगा? इस पे तो फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि सरफेस रफ है, इस वजह से कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव कराना है तो हमें उस फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम दोस्तों इस पे एक एनर्जी देंगे, इस बॉडी पे एक एनर्जी लगाएंगे। हमने इसको एनर्जी दी F बराबर 5 न्यूटन की, मान लीजिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, कि 5 न्यूटन का जो फोर्स है, ये इस ऑब्जेक्ट को मूव करा देगा यहाँ पे। तो दोस्तों, फोर्स कुछ नहीं, सिर्फ यही है कि वह बल है। बल वह एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए या उसे रोकने के लिए, या सीधा हम कह सकते हैं उसको डिस्प्लेस करने के लिए जरूरत होती है उसको। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा फोर्स क्या है, आइए देख लेते हैं फोर्स कितने टाइप का होता है हमारा। जनरली जो हम सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं वो होता है हमारा फोर्स दो टाइप का, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो दोस्तों, क्या होता है बैलेंस फोर्स? आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी कोई बॉडी पे हम दोनों तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो वो बॉडी ना इस तरफ मूव करती है ना इस तरफ मूव करती है। तो वही नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, वो क्या होता है? जीरो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है हमारी, 5 न्यूटन का फोर्स कंप्रेशन में इस तरफ से लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स कंप्रेशन में इस तरफ से लग रहा है। तो जब दोनों तरफ से फोर्सेस बराबर लग रहे होंगे तो बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों? जीरो होगा। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। यहाँ पे क्या है? फोर्स हमारी क्या है? बैलेंस है। बॉडी हमारी क्या है? इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। लेकिन अगर यही हम देखें अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, तो दोस्तों ये हमारी जैसे कि एक बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है और 5 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फोर्स इस फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो बॉडी हमारी 5 न्यूटन फोर्स की ज्यादा होने की वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों? जीरो नहीं है। तो ये कैसा फोर्स है? हमारा अनबैलेंस फोर्स है। आइए दोस्तों देख लेते हैं फोर्स, जिसकी हमारी एसआई यूनिट न्यूटन होती है और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है दोस्तों? डाइन होती है। एक छोटा सा कन्वर्जन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, जो कि बहुत जगह आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं, हमने फोर्स के बारे में जान लिया, अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं।
3। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, क्या कहते हैं हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस को, कि अगर किसी बॉडी पे, किसी बॉडी के सभी प्लेन्स पे बलों का समूह, कई सारे फोर्सेस का नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस, ग्रुप ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसके हर प्लेन पे, तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। जैसा कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक प्लेनर बॉडी है हमारी, ये इसमें कि तीनों प्लेन है हमारे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस प्लेन पे F1, F2, F3 फोर्स लग रहे हैं, इस प्लेन पे F4, F5, F6 लग रहे हैं, इस प्लेन पे F7 लग रहा है। तो दोस्तों सिस्टम ऑफ फोर्सेस और कुछ नहीं है, एक ग्रुप ऑफ फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। दोस्तों क्लासिफिकेशन में जनरली दो टाइप्स के फोर्सेस होते हैं हमारे, कोप्लैनर फोर्सेस एंड नॉन कोप्लैनर फोर्सेस। दोस्तों कोप्लैनर फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कोप्लैनर फोर्सेस क्या होते हैं, आइए हम जान लेते हैं इनके बारे में। तो पहले हम ये देख लेते हैं कोप्लैनर फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं और नॉन कोप्लैनर कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों कोप्लैनर फोर्सेस जो हैं हमारे वो 4 टाइप्स के होते हैं। कंकरेंट फोर्सेस, जिनको हम लोग समांगी बल भी कहते हैं, नॉन कंकरेंट फोर्सेस असमांगी बल, पैरेलल फोर्सेस समांतर बल और नॉन पैरेलल फोर्सेस असमांतर बल। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इन सभी फोर्सेस को बारी बारी से। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं क्या होते हैं कोप्लैनर फोर्सेस। यदि किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं क्रिया रेखा, एक ही प्लेन पर हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं कोप्लैनर फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों कोप्लैनर फोर्सेस। जैसा कि मान लीजिए ये कोई प्लेन है, किसी बॉडी का ये एक प्लेन है, ऐसी कोई बॉडी थी, मान लीजिए हमने ये प्लेन ले लिया इस बॉडी का, तो इस प्लेन पे जितने फोर्सेस लग रहे होंगे उन सभी की लाइन ऑफ एक्शन इसी प्लेन पे होगी। तो क्रिया रेखा है दोस्तों वो इसी प्लेन पे होगी। तो ये कैसे कहलाएंगे F1, F2, F3, F4, ये कैसे फोर्सेस हैं, ये कोप्लैनर फोर्सेस हैं। आइए देख लेते हैं इसके बाद नॉन कोप्लैनर फोर्सेस क्या होते हैं। बॉडी पर लग रहे सभी फोर्सेस यदि किसी बॉडी पर लग रहे सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन यानी कि क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखा अलग अलग प्लेन पर हो, अलग अलग प्लेन या तल पर हो, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों नॉन कोप्लैनर फोर्सेस। यदि किसी बॉडी पर लग रहे सभी फोर्सेस, मतलब किसी बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखा एक तल पे ना होके अलग अलग तलों पर हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों नॉन कोप्लैनर फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कोप्लैनर फोर्सेस क्या होते हैं दोस्तों, जिन सभी बलों की अगर क्रिया रेखा एक ही तल पर है तो ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते थे दोस्तों कोप्लैनर। लेकिन अगर सभी बलों की क्रिया रेखा एक तल पर नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे नॉन कोप्लैनर फोर्सेस। जैसा कि आइए देखते हैं, ये मान लीजिए हमारी कोई बॉडी है, अब F1 इधर लग रहा है इस
प्लेन पे लग रहा है F2, यहाँ लग रहा है F3, इधर लग रहा है F4, इस लग रहा है यहाँ पे F5, इधर लग रहा है F6। तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे F1 और F2 कैसे हैं, ये प्लेनर है, लेकिन F1 और F4 कैसे हैं, ये नॉन को प्लेनर है। क्यों? क्योंकि इस F1 बल की क्रिया रेखा इस प्लेन पे है और F4 बल की क्रिया रेखा इस ऊपर वाले प्लेन पर है। F4 और F3 कैसे हैं, नॉन को प्लेनर है। क्यों? क्योंकि इसकी क्रिया रेखा इस प्लेन पर है और इसकी क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन इस प्लेन पर है। तो दोस्तों ये था हमारा नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। आइए दोस्तों देखते हैं क्या होते हैं कंकरेंट फोर्सेस, जिनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी में क्या कहते हैं, समांगी बल। अच्छा दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सभी चीज़ों को हिंदी में भी समझा पाऊँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दौर में अगर आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स में पढ़ने की, तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तो चलिए ठीक है डिप्लोमा में आपको इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन आगे आप अगर तैयारी करते हैं कंपटीशन की, एसएससी जेईई की या और भी अदर एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों। तो इसलिए कोशिश आप पूरी करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ने की आदत अभी से डालिए, ताकि आगे चल के आपको दिक्कतें ना हो। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं। If the line of action of all the forces acting on the plane meets at a single point, then those forces are called concurrent forces. समांगी बल क्या होते हैं? वह बल जिनकी क्रिया रेखाएं किसी एक प्लेन पर लग रहे सभी वह बल जिनकी क्रिया रेखा किसी एक बिंदु पर आके मिलती हैं। अगर किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही है सभी बलों की क्रिया रेखाएं, तो ऐसे बलों को हम क्या कहेंगे? समांगी बल या कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं दोस्तों। उसी जगह आइए मैं देखते हैं, ये जैसे एक प्लेन है, जैसा कि हम ये सारे टाइप्स कोप्लेनर फोर्सेस के पढ़ रहे थे, यानी कि समतलीय बल, यानी कि किसी एक प्लेन पर लगने वाले। तो दोस्तों ये एक प्लेन है, मान लीजिए हमारा F1, F2, F3, F4, ये फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं कि देखिए सभी की क्रिया रेखा आके इस एक बिंदु O पर मिल रही है। तो ये फोर्सेस कैसे फोर्सेस कहलाएंगे दोस्तों? कंकरेंट फोर्सेस कहलाएंगे। उसी जगह नॉन कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं? यही अगर हम देखें किसी एक प्लेन पर लग रहा है सभी बलों की क्रिया रेखा अगर किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती है, तो वो फोर्सेस कैसे फोर्सेस होते हैं हमारे दोस्तों? वो होते हैं नॉन कंकरेंट फोर्सेस। नॉन कंकरेंट फोर्सेस दोस्तों ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी आपके डिप्लोमा एग्जाम्स में ये डेफिनेशंस ही पूछ देता है, कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं। 5 से 10 नंबर में दोस्तों ये डेफिनेशंस कभी कभी आ जाती हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। और भी कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि पैरेलल फोर्सेस। तो अगर दोस्तों मान लीजिए ये दो बल हैं F1 और F2, कब कहेंगे हम दो फोर्सेस हमारे पैरेलल फोर्सेस हैं? तो दोस्तों जब दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो और दोनों एक ही दिशा में अगर लग रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते हैं दोस्तों? हमारे पैरेलल फोर्सेस कहलाते हैं। और यही अगर F1 हमारा इस दिशा में लग रहा हो और F2 इस दिशा में लग रहा हो, भले ही F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर हो, लेकिन इनकी दिशाएं क्या हैं? अलग अलग हैं, अपोजिट हैं। तो दोस्तों ये कैसे फोर्स हो जाएंगे? ये नॉन पैरेलल फोर्सेस हो जाएंगे। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि फोर्स हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था दोस्तों, कि जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये था हमारा पैरेलल फोर्स और ये क्या था? नॉन पैरेलल फोर्स। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं आगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? परिणामी। दोस्तों क्या होता है परिणामी? परिणामी कुछ नहीं होता दोस्तों, यह उन सभी बलों का लगाया हुआ इकलौता बल है
मान लीजिए किसी बॉडी पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हों और उन सभी को हटाकर अगर हम सिर्फ उस बॉडी पे लग रहे फोर्सेस को एक फोर्स के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, रिजल्टेंट कहलाता है। और हाँ, उन सभी बल का जितना प्रभाव उस बॉडी पे आ रहा था उस एक बल का प्रभाव भी उतना ही रहता है, वही फोर्स हमारा कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स हमारा। तो दोस्तों रिजल्टेंट आइए इसकी डेफिनेशन क्या होती है हम एक बार देख लेते हैं। यह एक फोर्स सभी फोर्सेस को हटाकर लगाया जाता है जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सभी फोर्सेस द्वारा किया जा रहा था, जितना कि इफेक्ट सभी फोर्सेस द्वारा किया जा रहा था उतना ही इफेक्ट, उसके बराबर ही इफेक्ट ये रिजल्टेंट अकेले प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। दोस्तों मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। Fx एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और Fy इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोस्तों इसका जो रिजल्टेंट होगा वो R जो होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा वो होगा R Fr जो कि इस डायरेक्शन में होगा, और इस Fr का जो मैग्नीट्यूड होगा दोस्तों वो होगा समेशन ऑफ Fx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ Fy स्क्वायर। कहने का मतलब है दोस्तों जितने भी x डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हो उनका सभी का समेशन, और जितने भी y डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हो उनका सबका समेशन, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये r के बराबर ही होगा। ये r का मैग्नीट्यूड इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को जोड़ने के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा उसके बराबर ही होगा दोस्तों। यही है हमारा रिजल्टेंट। अब कई सारे मेथड्स होते हैं रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए, तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं उन मेथड्स को भी एक बार। तो दोस्तों कुछ मेथड्स हैं हमारे रिजल्टेंट को फाइंड करने के, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट। जैसे कि दो मेथड्स होते हैं हमारे रिजल्टेंट फाइंड करने के, इसमें से पहला होता है हमारा एनालिटिकल मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। दोस्तों एनालिटिकल मेथड के अंदर दो मेथड्स आते हैं जिनसे कि हम रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं। पहला होता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड, मतलब फोर्सेस को रिजॉल्व करके उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक करके, और दूसरा होता है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री मेथड। उसके बाद दोस्तों ग्राफिकल मेथड आते हैं हमारे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से हमारे। दोस्तों हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन अगर रखता है तो यहाँ से जरूर रखता है, जिसमें से हमारे ट्राइंगल लॉ है, पॉलीगन लॉ है, या ट्राइंगल लॉ का ही एक फॉर्म होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए धीरे धीरे करके हम एक एक मेथड्स को देखते हैं और इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन है, पहला मेथड जिससे हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस टोटल सिस्टम ऑफ फोर्सेस में हमारे तीन फोर्स लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, देखिए F1, F2, F3। तो आइए दोस्तों इसको रिजॉल्व करते हैं हम लोग। दोस्तों जैसे कि हम अगर इसको रिजॉल्व करते हैं, मान लीजिए F1 कंपोनेंट, F1 फोर्स है हमारा जो, इसके अगर हम कंपोनेंट करते हैं तो क्या क्या होंगे, आइए इसको अलग से देखते हैं। मान लीजिए ये ऐसे है फोर्स, ये x एक्सिस है हमारी, ये F1 फोर्स है और ये O पॉइंट है। तो अगर दोस्तों इसके हम कंपोनेंट करेंगे, ये θ1 एंगल बना रहा है दोस्तों, इसका एक cos थीटा होगा और एक sin थीटा होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे F1 cos थीटा एंड F1 sin थीटा। ऐसे ही दोस्तों F2 के अगर हम कंपोनेंट करते हैं, F2 हमारा लग रहा है ऐसे, ये x एक्सिस है हमारी, ये F2 है। तो दोस्तों इसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में जो कि होगा F2 cos थीटा 2, और एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में होगा दोस्तों इसका, जो कि होगा F2 sin थीटा 2। ऐसे ही दोस्तों F3 के भी कंपोनेंट हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया जैसा कि जितने भी फोर्सेस x डायरेक्शन में लग रहे हों उनका समेशन, और जितने भी फोर्सेस y डायरेक्शन में लग रहे हों उनका समेशन, अगर हम उन दोनों के समेशन को ऐड कर देते हैं
तो हमारा रिजल्टेंट निकल आता है दोस्तों। जैसा कि हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू समेशन सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में टोटल हमारे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से लग रहे हैं, समेशन एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले F1 cos थीटा 1, F2 cos थीटा 2 और F3 cos थीटा 3। ऐसा ही समेशन Fy निकाल लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा F1 sin थीटा 1, F2 sin थीटा 2 और F3 sin थीटा 3। दोस्तों ये हमने निकाल लिया समेशन F1 Fx और Fy। दोस्तों यही वैल्यू, इन सारी वैल्यूज को अगर हम उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे दोस्तों तो हमारा रिजल्टेंट निकल आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला मेथड, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड, जिसके द्वारा हमने क्या निकाला दोस्तों, रिजल्टेंट। आइए दोस्तों देख लेते हैं एक छोटा सा मेथड। जैसा कि दिया हुआ है, ये गिवन है क्वेश्चन में कि 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 15 किलो न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री एंगल पे ऐसे लग रहा है। तो दोस्तों जो कि हमारा एक्स डायरेक्शन में है, तो दोस्तों इसके तो कोई कंपोनेंट होंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये एंगल 0 डिग्री पे है। बट ये जो 15 किलोमीटर है हमारा, ये 30 डिग्री पे लग रहा है। तो दोस्तों आइए इस फोर्स के कंपोनेंट करते हैं। तो हमारा जो 15 cos 30 होगा वो इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा और 15 sin 30 वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार, समेशन निकाल लेते हैं। समेशन एक्स डायरेक्शन में टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं दोस्तों, तो 10 किलोमीटर एक तो हमारा लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है 15 cos 30 डिग्री। इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में देख लेते हैं टोटल कितने फोर्सेस, तो सिर्फ ये एक फोर्स है वाई डायरेक्शन में 15 sin 30 डिग्री। दोस्तों इसकी वैल्यूज 15 sin 30 1/2 7.5 किलो न्यूटन। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 + 15 इंटू cos 30 √3/2। दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19.9 किलो न्यूटन। आइए दोस्तों अब यहाँ से हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं फॉर्मूले में रख के। दैट इज 19.9 का होल स्क्वायर प्लस 7.5 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से आपका रिजल्टेंट आ जाएगा 21.2 किलो न्यूटन। तो ये था दोस्तों, देखिए छोटा सा एग्जांपल जिससे आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। If two forces are represented by the two adjacent side of the parallelogram, then their resultant will be represented by diagonal of parallelogram। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर किन्हीं दो फोर्सेस को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, मान लीजिए दोस्तों ये फिगर बना हुआ है यहाँ पे, ये P और Q दो एडजेसेंट साइड से हमारी पैरेललोग्राम की, अगर दो फोर्सेस को P और Q को एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका P फोर्स लग रहा है ये और ये Q फोर्स, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम दोस्तों। ये रहा स्टेटमेंट, ये था स्टेटमेंट हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का। आइए दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रूफ बाय एनालिटिकल मेथड। देख लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने देखा था अभी पैरेललोग्राम लॉ कि if two forces are represented by the two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant will be represented by their diagonal। ठीक है, हमने क्या किया, इनको एक्सटेंड कर दिया दोस्तों, इस AD इस OA को D तक एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद इस पे परपेंडिकुलर C से डाल के इनको मिला दिया। आइए दोस्तों देखते हैं इसका प्रूफ।
दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्राइंगल ADC में, इन ट्राइंगल ADC। दोस्तों इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो साइन थीटा अगर हम निकालें तो क्या आएगा, दैट इज साइन थीटा बराबर अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज CD अपॉन हाइपोटेनस AC। दोस्तों हमारा जो ये CD है वो तो अननोन है और AC हमारा किसके बराबर है दोस्तों, इस Q के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कैसे फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस है। तो ये अगर Q है दोस्तों तो ये भी हमारा Q ही होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो यहां से अगर हम CD की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी दोस्तों, CD बराबर आ जाएगा Q sin थीटा। इसी तरह cos थीटा अगर हम निकाल लें यहां से तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों AD अपॉन Q। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, Q cos थीटा। नाउ इन ट्राइंगल ODC, जैसा कि दोस्तों ये बड़ा वाला ट्राइंगल ODC, ये कैसा है हमारा दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हम लगाएंगे क्या दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए दोस्तों लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब दोस्तों सारी वैल्यूज हमें पता है, आइए उनको पुट कर देते हैं। OC दोस्तों हमारा क्या है, R, तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू OD। दोस्तों ये OD है, OD को अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग OA प्लस AD भी लिख सकते हैं। आइए दोस्तों इसको लिख लेते हैं, OA प्लस OD का होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। वैल्यूज यहाँ पे हम दोस्तों पुट कर देते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इधर पे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों OA हमारा किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे P, तो P स्क्वायर P प्लस OD किसके बराबर, OA प्लस AD, सॉरी तो OA हमारा P के बराबर है, स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे। और AD किसके बराबर है दोस्तों, ये AD की वैल्यू हमने यहां से निकाली हुई थी अभी, Q cos थीटा। तो Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस दोस्तों आगे हमारा क्या है, CD की वैल्यू भी हमने यहां पे निकाल रखी है दोस्तों। तो क्या है, Q sin थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको हम ओपन कर लें, अगर R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा और प्लस दोस्तों ये Q sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहां से हम R स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं दोस्तों, अगर हम इससे देखें तो Q स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। आइए दोस्तों देख लेते हैं इधर पे हम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1। तो Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो यहाँ से दोस्तों R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये रहा दोस्तों हमारा रिजल्टेंट।
एंड स्मूथ। दोस्तों आपने देखा कैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से रिजल्टेंट को फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम थीटा की वेरियस वैल्यूज रख के गिवन क्वेश्चन में अपने आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हमने देखा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। आइए अब उसकी डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, ये अल्फा एंगल निकालना होगा। तो आइए देखते हैं इन ट्राइंगल ओडीसी ट्राइंगल में अगर देखें तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, CD अपॉन OD। CD जिसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता थी, हमने ऊपर निकाली भी थी। CD क्या है, Q cos थीटा के बराबर है हमारी। और OD को अगर हम ब्रेक कर लें तो वैसे ही तो क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AD। दोस्तों OA प्लस AD लिख दिया इसको हमने। उसके बाद इसकी वैल्यूज हमने रख दी यहाँ पे। तो ये सारी वैल्यूज हमें थीटा की वैल्यू हमें पहले से ही पता होगी दोस्तों। यहाँ से हम tan अल्फा निकाल सकते हैं और उसके बाद हम अल्फा भी यहाँ से अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स जो भी आएगा करके यहाँ से हम अपना डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा रिजल्टेंट निकालने का तरीका फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। दोस्तों जैसे कि हमने अभी देखे एनालिटिकल मेथड से रिजल्टेंट निकालना। आइए दो मेथड्स हमारे हैं जो कि ग्राफिकल मेथड है। पहला है जिसमें से ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो दोस्तों इन्हें हमें एक्सप्लेन करना होता है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन और डायग्राम। तो आइए देख लेते हैं क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस दोस्तों कहता है कि इफ टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल, then their resultant will be represented by the third side in opposite direction। कहता है कि अगर दो फोर्सेस को ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरी साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्या कहने का मतलब है, डायरेक्शन उसकी क्या होगी, रिजल्टेंट की अपोजिट होगी। जैसा कि मान लेते हैं ये हमारे तीन फोर्सेस हैं P, Q, R, जो कि किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं दोस्तों। अगर हम इन्हें ट्रायंगल की दो साइड्स, ट्रायंगल की तीनों साइड्स में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों तो कैसे करेंगे। मान लीजिए P हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा था, जैसे कि इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो यहाँ पे हमारा AB जो है, AB वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है P फोर्स को, हमारे BC वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ये Q को कर रहा है। तो दोस्तों हमारे जो R को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन करेगा, CA वेक्टर, ना कि AC वेक्टर। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो जस्ट अपोजिट होगी दोस्तों। यही था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। आइए दोस्तों देख लेते हैं आगे क्या होता है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। आइए दोस्तों हम देखते हैं सेकंड लॉ हमारा जो है ग्राफिकल मेथड का, जिसका नाम है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुभुज का नियम। दोस्तों क्या है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स, एक्टिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली on the particle represented in magnitude and direction by the sides of the polygon taken in order, then the resultant may be presented by the closing side of polygon in opposite direction। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम कई सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीगन की साइड्स के थ्रू, मतलब कई सारे फोर्सेस अगर हमारे कहीं लग रहे हैं किसी पॉइंट पे, अगर उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में बाय द साइड्स ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन की बहुभुज की भुजाओं से, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा दोस्तों, वो जो क्लोजिंग साइड होगी उस पॉलीगन की, जो उस बहुभुज को क्लोज कर रही होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आइए इसको समझ लेते हैं दोस्तों एक बार फिगर से। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा अभी डेफिनेशन में, स्टेटमेंट में देखा पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस के कि कई सारे, मान लीजिए ये हमारा एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे कई सारे फोर्सेस हमारे लग रहे हैं, जैसे F1, F2, F3, F4 और F5, और इनका एंगल है F1 और F2 के बीच का एंगल दिया हुआ θ1, F2 और F3 के बीच का दिया θ2, F3 F4 के बीच का θ3 और F4 F5 के बीच का θ4। तो दोस्तों आइए हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीगन के साइड्स के थ्रू। तो ये दोस्तों हमारा दोस्तों हो गया F1 फोर्स, ये हो गया F2, ये हो गया F3, ये हो गया F4 और ये हो गया F5। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा इन सभी फोर्सेस का, ये जो दोस्तों हमारे सभी 5 फोर्सेस थे, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारी क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दोस्तों ये 5 फोर्सेस को जब हमने रिप्रेजेंट किया, ये जो साइड हमारी बचती है, जो ये क्लोज कर रही है इसको, इस पॉलीगन को क्लोज करने वाली ये साइड जो होगी वो इसके रिजल्टेंट के बराबर होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जस्ट अपोजिट होगी दोस्तों। यही हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं
लामीज थ्योरम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से क्वेश्चंस अक्सर करके एग्जाम में से पूछे जाते हैं, या तो ये थ्योरम पूछी जाती है दोस्तों, जिसे आपको स्टेट करना होता है और मैथमेटिकली इसको समझाना होता है, ठीक है, फॉर्मूला जो होता है इसका वो लिखना होता है मैथमेटिकली, या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो कि अक्सर करके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों जो न्यूमेरिकल आता है इसका वो डायरेक्टली फार्मूला बेस ही होता है, बस आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता है, थीटा की वैल्यू गिवन ही होती है फोर्सेस, और मोस्टली क्वेश्चंस में ज़्यादातर इसका यूज आता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं लामीज थ्योरम को क्या कहती है। लामीज थ्योरम इसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, इफ 3 कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस, कहने का मतलब 3 कंकरेंट और कोप्लेनर एक ही प्लेन पे और उनकी लाइन ऑफ एक्शन कंकरेंट, जो भी मैंने आपको बताया था कि जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे हो, कहने का मतलब अगर ऐसे फोर्सेस किसी एक बॉडी पर लग रहे हैं, 3 ऐसे फोर्सेस अगर किसी बॉडी पर लग रहे हैं, तो हर एक फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा साइन ऑफ द अदर 2 फोर्सेस, मतलब अदर जो 2 फोर्सेस हैं उनके साइन के समानुपाती होगा। आइए इसको देख लेते हैं मैथमेटिकली डिफिनीशन से ही कैसे। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारी बॉडी है, ठीक है, इस पॉइंट पे F1, F2 और F3 फोर्स लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे एंगल गिवन है हमें सभी फोर्सेस के बीच में कितना कितना एंगल है, तो आइए हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं कैसे इसको हम लिखेंगे। मैथमेटिकली जैसे कि दोस्तों डेफिनेशन से ही हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। मान लीजिए हम बात करते हैं F1 फोर्स की, तो F1 अपॉन, अब ये F1 है, तो F1 के अलावा 2 फोर्सेस कौन कौन से हैं, F2 और F3, है ना दोस्तों। तो इसके जो अदर फोर्सेस के अलोंग जो एंगल है उसके प्रोपोर्शनल होगा, तो F1 अपॉन साइन ले लेंगे इसका, साइन θ1, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों, इज इक्वल टू F2। अगर हम F2 की बात करें तो ये फोर्स है F2, तो अब हमारे 2 अदर फोर्सेस कौन से हैं, F1 और F3 के बीच का एंगल θ2, दैट इज sin θ2, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, F3 अपॉन F3 ये रहा, अदर 2 फोर्सेस हमारे कौन से हैं, F2 और F1, तो इसका साइन ले लेते हैं, साइन ऑफ θ3। दोस्तों ये हमारी जो है मैथमेटिकली फॉर्मूला है दोस्तों, ये हमारा लामीज थ्योरम का। दोस्तों लामीज थ्योरम क्या कहती है, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको। अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, इफ 3 कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस, दोस्तों ये बहुत ध्यान देना जरूरी है कि 3 कंकरेंट और कोप्लेनर फोर्सेस ही होने चाहिए दोस्तों। कहीं ना कहीं इसी की वजह से इसके लिमिटेशंस भी हैं कि अगर आपको कहीं पे भी लामीज थ्योरम लगानी है दोस्तों, तो कम से कम 3 फोर्सेस होने